कानून की डिक्शनरी में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द है ही नहीं। लेकिन साइबर स्कैमस्टर्स एक बात बेहतर जानते हैं कि भारत में लोगों के मन में सीबीआई, ईडी और पुलिस का कितना खौफ है। डिजिटल अरेस्ट कुछ और नहीं बल्कि डर का एक व्यापार है। अगर हम I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की रिपोर्ट की माने तो जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच में लगभग साइबर फ्रॉड्स की 7,40,000 कंप्लेंट्स आई हैं। इन कंप्लेंट्स में लोगों ने लगभग 1,750 करोड़ रुपए गंवाए हैं, जिसमें अगर हम डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2024 मतलब सिर्फ 4 महीने में लोगों को डिजिटल अरेस्ट से 120 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। ये मुद्दा इतना गंभीर है कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके समय पे सीबीआई और ईडी का खौफ अपने चरम पे है, वो मन की बात प्रोग्राम में इस मुद्दे पे बात करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। देखिए, एक दौर था इंदिरा गांधी का जब सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पैरेट इन दी केज कहा है। 2013 में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी सीबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के यही शब्द थे दैट सीबीआई इज अ पैरेट इन द केज। आज इस पैरेट को इस केज से आजाद करने की जरूरत है। हमने पिछले कुछ सालों में सीबीआई और ईडी के खौफ को, उसके डर को बढ़ते हुए देखा है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, वो हेमंत सोरेन हो या फिर डीके शिव कुमार, हमने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को अरेस्ट होते हुए देखा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बात है कि जब इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बिजनेसमैन अगर अरेस्ट हो सकते हैं, अगर किसी बैंक की सीएमडी अरेस्ट हो सकती है, तो फिर उनकी हैसियत ही क्या है। और यहीं से जन्म होता है डर का, और डर के इस व्यापार का जिसको डिजिटल अरेस्ट नाम दिया गया है। तभी चाइना, कंबोडिया और सिंगापुर में बैठे हुए साइबर स्कैमस्टर्स इस डर का फायदा उठा रहे हैं और आज हजारों लोग इस डिजिटल स्कैम का शिकार हो रहे हैं। देखिए, आज पूरे सेशन में हम बात करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, प्रेजेंट में डिजिटल अरेस्ट किन कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है और इन स्कैमस्टर्स का काम करने का तरीका क्या है, और सरकार ने इस स्कैम को रोकने के लिए और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, और आप और हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है, इसमें कहीं ना कहीं आप और हम सबको मिलकर के कदम उठाने होंगे। तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं इस तरह के साइबर फ्रॉड से, आज हम इस पूरे सेशन में इन सभी एरियाज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द, कोई प्रोविजन इंडियन लॉ बुक में मौजूद नहीं है। ये बेसिकली एक साइबर फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट का पूरा बिजनेस डर पे आधारित है। अब बेसिकली आप इसको 5 स्टेप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास में कॉल्स का आना, आपके पास में मैसेजेस का आना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास में फेडेक्स कुरियर कंपनी का कॉल आता है। वो आपसे ये कहते हैं कि आपका एक कंसाइनमेंट मुंबई से ताइवान या मुंबई से हांगकांग जाना था और इसको मुंबई पे कस्टम्स ने सीज कर लिया है। अब इसमें इलीगल ड्रग्स थी या फिर आप यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, तो इस तरह का एक कॉल आया आपके पास में। आप कन्विंस हो गए कि ओके, आपका आधार कार्ड या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया गया है, और अब आप यहाँ जैसे ही कन्विंस होते हैं, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब कुरियर कंपनी वाला आपसे कहेगा कि देखिए, इस कॉल को हम पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे कहे कि आपकी वो इस कॉल को सीबीआई के पास ट्रांसफर कर रहा है या फिर मुंबई पुलिस के पास या दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर कर रहा है। अब यहां से शुरुआत होगी आपके डिजिटल सर्वेलेंस की। अब आप चले जाएंगे वीडियो कॉल पे। अब आपके सामने जो बंदा होगा वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि वो एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है। इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास, आप ये नंबर यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर, यस सर। चाहे तो वो पुलिस ऑफिसर बन के आपके सामने आ सकता है या सीबीआई या ईडी ऑफिसर बन के।
ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, या फिर अगर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जाता है तो पीछे प्रॉपर लोगो लगा होगा, सामने नेशनल फ्लैग होगा, और जो बंदा बात कर रहा होगा आपसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होंगी कि आप इस बात को लेकर पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे। इस तरह का पूरा इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि आपको लगेगा कि आपके सामने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ही हैं और अब आप ट्रैप में आ चुके हैं। ये था सेकंड फेज। अब सेकंड स्टेप के बाद में आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए जाएंगे कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, या फिर आपने इलीगल ड्रग्स, जो कि भारत में बैंड है, आपके नाम से इस इलीगल ड्रग का एक कंसाइनमेंट बुक था और आप इस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो या तो अब आपका अरेस्ट किया जाएगा या फिर आपके पास बचने का एक रास्ता है। अब बात आएगी चौथे स्टेप की। मतलब चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप ये है कि अब आप पूरी तरह से इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं, आप पूरी तरह से डर चुके हैं और सामने वाले ने इस बात को पूरी तरह से इंश्योर कर लिया है। उसने आपसे कहा है कि एक बार 360 डिग्री कैमरा को घुमाइए ताकि वो इंश्योर कर ले कि फिश पूरी तरह से ट्रैप हो चुकी है, कहीं कोई थर्ड पर्सन आकर के आपको बीच में डिस्टर्ब ना कर दे और कहीं ये जो डर का जो माया जाल बनाया गया है कहीं आप इससे बाहर ना जाए। तो इसलिए इंश्योर कर लिया जाता है कि कमरे में आप सिर्फ आप हैं। कई बार तो आपसे ये कहा जाता है कि आप किसी होटल में चले जाइए और वहां पे इंटरोगेशन स्टार्ट होगा, वहां पे प्रॉपर तरीके से इस लीगल कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको ये तक कन्विंस किया जाता है कि ये एक लीगल इंटरोगेशन है और अगर इस बीच में आपने फोन कॉल को डिसरप्ट किया, डिस्कनेक्ट किया, या अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर बीच में आ गया तो आपके विरुद्ध में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आपने लॉ को ब्रीच कर दिया है। तो अब स्टेप चालू होगा जैसे ही वो इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं और आप कंप्लीटली ट्रैप में फंस चुके हैं, तब आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा कि देखिए इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। और अब यहाँ पे शुरुआत होती है एक्सटॉर्शन की। तो पहला स्टेप था जहाँ पे आपके पास में कॉल आया और आप वहां से इन्वॉल्व हो गए। दूसरे स्टेप में आपका इंटरोगेशन स्टार्ट हुआ, आप वीडियो कॉल पे चले गए। तीसरे स्टेप में आप पे एक्यूजेशंस लगाए गए। चौथे स्टेप में आपसे रैंसम मतलब एक्सटॉर्शन मनी को डिमांड किया गया कि आपको बचने का आपके पास एक रास्ता है। अगर आप अरेस्ट नहीं होना चाहते हैं, अगर आप कानूनी कार्यवाही में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो ये अमाउंट दीजिए और ये अमाउंट देने के बाद में आप इस कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका अरेस्ट हो जाए, वो जेल में चले जाए, तो आप ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से पैसे ले दे करके आप इस मामले को रफा दफा कर दें। और अब यहाँ से जैसे ही आप मनी ट्रांसफर करेंगे और जब तक कि आपको इस बात का एहसास होगा कि आप ट्रैप में फंस चुके हैं, तब तक के दोस्तों खेल खत्म हो चुका होगा। आपके अकाउंट से मनी फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में जा चुकी होगी और जब तक कि आप इस माया जाल से बाहर निकलेंगे तब तक के खेल खत्म हो चुका होगा। अगर आपको ये लगता है कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग होते होंगे तो आपको गलत लगता है। डॉक्टर से लेकर के इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस से लेकर के बिजनेसमैन, शायद ऐसा कोई प्रोफेशन हो जिसमें लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार ना हुए हों। ये कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल है पंचकुला का। पंचकुला से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कि मेजर जनरल की रैंक पे थे, उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया, से 83 लाख रुपीस का रैंसम वसूला गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है रिचा शर्मा का। रिचा शर्मा इंडिया टुडे ग्रुप की सिस्टर एजेंसी आज तक में काम करती हैं। उनका डिजिटल अरेस्ट किया गया, उनको 7 घंटे से ज्यादा तक के डिजिटली इंटरोगेट किया गया। उसके बाद उनको किस तरह से फाइनेंशियल लॉसेस हुए, किस तरह से वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार हुई, ये आप खुद इस वीडियो क्लिपिंग में देख सकते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में स्मोक तक नहीं किया। मैं कन्विंस हो चुकी हूँ कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, मैं ड्रग्स बेच रही हूँ और मैं इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व हूँ। कहने लगे नहीं, आप ऐसा करिए, एक पेपर पेन लीजिए, सब लिखिए, क्योंकि अब इसके बाद मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा मुंबई पुलिस को। तीसरा एग्जाम्पल है मुंबई की एक सर्जन का। कैसे मुंबई के एक सर्जन से 7 करोड़ रुपए वसूले गए, कैसे उनको किस तरह से डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। चौथा एग्जाम्पल है लखनऊ की एक गवर्नमेंट सर्जन का। किस तरह से लखनऊ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनसे 2 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन मनी वसूला गया। लेकिन चौथा सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वर्धमान ग्रुप का। वर्धमान ग्रुप भारत का एक लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। उसके CMD SP ओसवाल का डिजिटल अरेस्ट होता है। SP ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट के दौरान कन्विंस कर लिया जाता है कि उनके आधार कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। और यहाँ पे SP ओसवाल जो कि इतने उम्रदराज हो चले हैं,
उनके पास इतना अनुभव है और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एसपी ओसवाल जैसे व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। उनको प्रॉपर कोर्टरूम प्रोसीडिंग्स में पहुंचाया जाता है। उनके सामने कुछ ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में शामिल हैं और सामने खुद डीवाई चंद्रचूड़, खुद सीजीआई बैठे हुए हैं। उसके बाद वो फ्रॉडस्टर्स को 7 करोड़ रुपए दे देते हैं। जब बाद में उनको पता चलता है कि वो एक फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तब वो पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, लेकिन तब तक ये बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इन 7 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए को वसूल लिया और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे अरेस्ट भी हुए, लेकिन अभी भी 2 करोड़ रुपए की वसूली होना बाकी है। तो अब आप ये 4-5 प्रोमिनेंट एग्जांपल्स देख चुके हैं जहां पे वेल एजुकेटेड और वेल ऑफ लोगों का डिजिटल अरेस्ट हुआ और कैसे उनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ और साथ ही साथ में मेंटल ट्रॉमा भी हुआ। तो जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने वेल ऑफ और इतने एजुकेटेड लोग जब इस तरह के स्कैम्स में ट्रैप हो सकते हैं, तो फिर आप अनएजुकेटेड लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होती होगी, क्योंकि लोगों के अंदर सीबीआई, ईडी और पुलिस का काफी ज्यादा भय होता है। अब बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट और ये साइबर फ्रॉड्स होते कहां से। इसके 2 चैनल्स हैं, पहला है डोमेस्टिक और दूसरा इंटरनेशनल। प्रेजेंट में जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें फ्रॉडस्टर्स चाइना, कंबोडिया और सिंगापुर में बैठ करके डोमेस्टिक फ्रॉडस्टर्स के साथ में उन्होंने एक नेक्सस बना लिया है। अब डोमेस्टिक फ्रॉडस्टर्स ज्यादातर इंडिया में जमतारा में बेस्ड हैं। अब ज्यादातर फ्रॉडस्टर्स यहाँ पे बेस्ड हैं। अब भारत में पिछले कुछ सालों में जितने भी साइबर फ्रॉड्स हुए हैं उसके तार कहीं ना कहीं जमतारा से जुड़े हुए हैं। जमतारा की पूरी इकोनॉमी इस साइबर फ्रॉड्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ज्यादातर यंगस्टर्स इस तरह के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज भी आई थी इस लोकेशन को लेकर के, शायद आपने उस वेब सीरीज को देखा होगा। उसमें दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पे ये एक लोकल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक भी इन्वॉल्व हैं। देश नेता के नहीं, पैसा से चलता है। अब क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पिछले कुछ समय में यहाँ पे कानूनी कार्रवाइयां की हैं, इसी वजह से यहाँ से फ्रॉडस्टर्स अब मूव कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। उनको सेफ शेल्टर मिला है वेस्ट बंगाल में, तो अब ये वेस्ट बंगाल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्सस है इन डोमेस्टिक फ्रॉडस्टर्स और इन फॉरेन फ्रॉडस्टर्स के बीच में। तो जो मनी यहाँ डोमेस्टिक फ्रॉडस्टर्स कलेक्ट करते हैं रैंसम के थ्रू, उस मनी को या तो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू या फिर इंटरनेशनल इसको फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये चाइना, कंबोडिया और सिंगापुर में बैठे हुए फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार पैसे यहाँ से वहां ट्रांसफर हुए, उसके बाद में यहां बैठी हुई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि इंडियन पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा फॉरेन कंट्रीज में जाकर के इन साइबर फ्रॉडस्टर्स के अगेंस्ट में किसी भी तरह से कोई लीगल एक्शन लेना। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में मन की बात प्रोग्राम में डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम का जिक्र किया था। मकसद था डिजिटल अरेस्ट के अगेंस्ट में अवेयरनेस को क्रिएट करना। कहीं ना कहीं हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका भी मकसद है अवेयरनेस को क्रिएट करना, लोगों को ये बताना कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि खुद प्रधानमंत्री इस मैटर को लेकर के कंसर्न है और उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र किया है। अगर हम बात करें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की, तो अगर आपके साथ किसी भी तरह से कोई साइबर क्राइम होता है तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अपनी साइबर कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। एक नंबर भारत सरकार ने इस्टेब्लिश किया है 1930। अगर आप चाहें तो 1930 में अपनी साइबर कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, लोकल साइबर स्टेशन में भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है वो है I4C, मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। I4C का काम है इस तरह के साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करना और कहीं ना कहीं भारतीयों को इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचाने का जो जिम्मा है वो I4C का है। हमारे पास एक और एजेंसी है, दैट इज NTRO, मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NTRO बिल्कुल सिमिलरली IB और रॉ की तरह है। आप उसको एक टेकेंट कह सकते हैं कि एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह बिहेव करता है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करता है। इसका काम है देश के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बनाए रखना और भारत सरकार को आगाह करना किसी भी साइबर अटैक के केस में, और वो तमाम स्टेप्स लेना जिससे कि इंडिया का साइबर इकोसिस्टम सुरक्षित हो सके।
देखिए, अगर हम बात करें इंडिया के साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये तो हमने एजेंसीज के बारे में बात की। मैं आपको बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के रेसिडरी लिस्ट में आते हैं। मतलब इसका कहीं कोई जिक्र यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। मतलब पूरी तरह से इस तरह के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास में है। हमारे पास एक साइबर पॉलिसी है जिसको 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये साइबर पॉलिसी पूरी तरह से भारत के साइबर इकोसिस्टम उसको सेफ और सिक्योर बनाने की बात करती है। देखिए, मई 2024 में भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। इस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। इस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का मेन मोटिव है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से आने वाले साइबर थ्रेट्स को टैकल करना और डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर साइबर अपराध को रोकना। उसके साथ ही साथ में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक हाई लेवल कमेटी को एस्टैब्लिश किया है। इस हाई लेवल कमेटी का काम होगा डिजिटल अरेस्ट जैसे मुद्दे को गंभीरता से लेना और उससे किस तरह से निपटा जाए उसके सुझाव देना। अब हम बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का मैटर नहीं है, इसको ये एक जॉइंट इशू है और इसको हमें और आपको सबको मिलकर के इसको हैंडल करना होगा। अब सवाल ये है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस साइबर क्राइम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला तो तब जब ये साइबर क्राइम नहीं हुआ है, यहाँ पे काम में आएगी आपकी साइबर एजुकेशन, आपकी अवेयरनेस। आप अवेयरनेस को क्रिएट करिए। अभी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद है अवेयरनेस को क्रिएट करना। तो आप इस तरह के वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के कॉल्स जब आपके पास में आते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि आप इस तरह के अननोन कॉल्स को रिस्पॉन्ड ना करें। ज़्यादातर बॉयज़ के अंदर ये एक क्यूरियोसिटी होती है कि जब भी कोई अननोन कॉल आता है तो आप उस अननोन कॉल को ये समझ के पिक करने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी एक्स का कॉल होगा या आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल होगा। ये बड़ा सिंपल सा नेचुरल बिहेवियर है कि आप 2 कदम ऊपर चले जाते हैं किसी अननोन कॉल को देख करके। तो ये करना बंद करिए। अननोन कॉल्स को आप आंसर मत करिए। आपके पास ऐसी कई एप्लीकेशंस होंगी जिसमें पता चल जाता है कि ये कॉल कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स से कॉल आपके पास में आ रहा है। तो अब जहां पे आप देखें कि ISD कॉल्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे +92 ये पाकिस्तान का ISD नंबर है, तो जब भी आपको ISD कोड्स दिखें, जब भी आपको इस तरह के नंबर्स दिखाई दें जहां पे आपको ये लगे कि ये कॉल्स इंडिया के नहीं है, ये फॉरेन कॉल्स हैं या फिर ये इंटरनेट कॉल्स हैं, इस तरह के कॉल्स को एंटरटेन मत करिए। अगर किसी को बहुत ज़रूरी होगा, अगर आपसे कोई सीरियसली बातचीत करना चाहता है तो वो दोबारा प्रयास करेगा। हो सकता है वो आपको मैसेजेस करे, हो सकता है वो किसी और चैनल का इस्तेमाल करे। तो अननोन कॉल्स को एंटरटेन मत करिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप के पास इस तरह के कॉल्स आते हैं कि वो की कोई फेडेक्स से बात कर रहा है या आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया गया है, आपकी जो डिटेल्स हैं उसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है, इस पर ट्रस्ट मत करिए। और डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो अगर आपको कोई इस तरह से इंटरोगेट करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल एंटरटेन मत करिए। और सबसे जरूरी बात है कि आप डरिए मत। अब दूसरा स्टेप है कि अगर आप इसका शिकार हो जाएं, अगर आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं या अगर आपके साथ में कोई साइबर फ्रॉड हो गया है, तो फिर आप क्या करें। तब आप ये कर सकते हैं कि आप 1930 पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करें या नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करें। और अगर आप ऐसा विदिन 1 आवर करते हैं तो आप जितना कम समय लेंगे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करने में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पैसों की रिकवरी में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपकी मदद कर पाएं। अगर आप अपना समय वेस्ट करेंगे तो उतना ही आप दूर जाते जाएंगे अपने उस अमाउंट से जिसको आप अपनी लापरवाही और अपने डर से खो चुके हैं। 2024 में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 820 मिलियन के आसपास में है। अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज्यादा है, ये लगभग 422 मिलियन है, और अर्बन एरियाज में इसका नंबर कम है। दिस इज अ रूरल अर्बन डिवाइड व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट यूजेज। अगर हम साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की भी बात करें तो रूरल इंडिया में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कम है, लोगों के पास यहाँ पे एजुकेशन और लिटरेसी कम है। तो एक तरीका यह है कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक अकेला मुद्दा नहीं है, साइबर फ्रॉड्स के और भी कई तरीके हैं, जैसे UPI। भारत में UPI यूजर्स की संख्या लगभग 350 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। ज्यादातर रिटेलर्स और ज्यादातर कस्टमर्स UPI का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, और UPI फ्रॉड्स की संख्या भी उतनी तेजी गति से बढ़ी है।
अभी जैसे हमने बात की कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या 820 मिलियन पहुंच चुकी है, तो ये यूजर्स की संख्या बढ़ेगी, इंटरनेट का कवरेज बढ़ेगा और साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ेंगे। जरूरत है साइबर अवेयरनेस को क्रिएट करने की और जरूरत है भारत को इस डिजिटल अरेस्ट से आजाद करने की।